नमः संस्कृताय मित्रों। पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग समास पढ़े थे और समास का अर्थ पढ़े थे, समास का शाब्दिक अर्थ पढ़े थे, समास का क्या मतलब होता है, समास की संस्कृत और हिंदी में क्या परिभाषा होती है, समास किसके मध्य होता है, और साथ ही साथ हम सभी मित्रों ने पढ़ा था कि समास के कितने भेद होते हैं, किसके अनुसार कितने भेद होते हैं मित्रों, और टेट और सी टेट में कितने भेद होते हैं। इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने संक्षिप्त अध्ययन कर लिया था। और मित्रों, यूपी टेट वालों, सी टेट वालों और शिक्षक भर्ती वालों, ये जो क्लास है ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, संस्कृत वाले बच्चों के लिए भी है। इसलिए मित्रों सभी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अच्छा न लग रहा हो तो डिसलाइक करिए। आपको समझ में आ रहा है तो हमें बताने का प्रयास भी कीजिए, और जो इसमें सुधार चाहिए मित्रों वो आप भी बताइए। और इसी के साथ हमने कहा था कि यूपी टेट की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछे कि समासस्य कति भेदा, माने समास के कितने भेद होते हैं, तो हमने कहा था कि 6 भेद होते हैं। उन्हीं 6 भेदों में से आज मैं पहले समास को लेकर आया हूँ। जो प्रथम समास है उस समास का नाम है दोस्त कवन भाव, अव्ययी भाव समास। पहले समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव समास। मित्रों एक क्वेश्चन याद करते हैं, हमारे संगे को सूत्र याद कर सकते हो। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। इसका मतलब ये होता है ना कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद मित्रों प्रधान होता है। आपसे एगो क्वेश्चन पूछेगा कि अव्ययी भाव समास का प्रधान होता है, और ऑप्शन देगा पूर्व पद, ऑप्शन देगा उत्तर पद, ऑप्शन देगा द्वंद्व पद, ऑप्शन देगा अन्य पद। तो सूत्र तो पढ़ाया हूं ना आपको कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, माने जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसी को अव्ययी भाव कहते हैं। तो परिभाषा बना लेना दोस्त कि जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समस्त का अर्थ के दृष्टि से पूर्व पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मित्रों क्वेश्चन पूछेगा कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है मित्रों, तो बोल देना पूर्व पद। और इसी को लेकर पूर्व पद को एक प्रश्न बनाया जाएगा कि जिस समस्त पद में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहेंगे, तो बोल देना अव्ययी भाव समास। अगर मित्रों ये आपको समास ये हिंदी में अर्थ आ गया तो हमारे संगे को सूत्र बोल लीजिएगा। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। अगर इतना समझ में आ रहा है तो मित्रों आपको मैं कुछ सिंपल बातें बता रहा हूँ जहाँ से अव्ययी भाव समास को समझने में स्पष्टता होगी। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर जी समास की प्रक्रिया पदों के बीच होती है, तो देखो एक समास में कम से कम 2 पद होते हैं। जो पहला पद होगा ना दोस्त उसे पूर्व पद कहेंगे, और जो दूसरा पद होगा ना मित्र उसे उत्तर पद कहेंगे। अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का 95% मौकों पर पहला पद अव्यय होता है, और दूसरा जौन पद होता है ना दोस्त उस संज्ञा होता है, और अर्थ के दृष्टि से पूर्व वाले पद की प्रधानता होती है, मतलब अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है। इन्हीं विशेषताओं से युक्त समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखो मित्र फिर से समझो, अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास होता है जिसके पूर्व पद में अव्यय होता है, उत्तर पद में कोई संज्ञा होता है,
लेकिन अर्थ के दृष्टि से पूर्व वाले पद की प्रधानता होती है, मतलब अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है। इसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस परिभाषा से दो प्रश्न बनते हैं जहाँ भी संस्कृत की परीक्षा होती है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है दोस्त, तो बोल देना पूर्व पद। पूछेगा कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, तो बोल देना कि अव्यय होता है। तो पूछेगा कि जिस समास पद का पहला पद अव्यय होता है और अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है उसे कौन समास कहते हैं, तो बोल देना मित्र अव्ययी भाव समास। और दोस्तों ये तो हो गया अव्ययी भाव समास का छोटा सा परिभाषा। अव्ययी भाव समास उन्हीं बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है ना दोस्त, जिनको अव्यय समझ में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अव्यय समझ में आवे या अव्ययी भाव समझ में आवे, तो अव्ययी भाव समास को पढ़ाते समय ही मैं आपको थोड़ा सा अव्यय पढ़ाना चाहता हूँ। चूँकि अव्यय एक विस्तृत पाठ है, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको अव्यय के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ देना चाहते हैं। आप सभी लोग देखिएगा, अव्यय जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, अ प्लस व्यय। आप सभी जानते हैं कि व्यय शब्द का मतलब होता है खर्च और अ शब्द का मतलब होता है नहीं। माने जो चीज़ें खर्च नहीं होती उनको हम अव्यय कहते हैं। संस्कृत में जब इसको बोलोगे ना तो ऐसे कह सकते हो, न व्ययः इति अव्ययः, न व्ययः इति अव्ययः। जो चीज़ें कभी खर्च नहीं होती हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अब कोई लड़का पूछेगा गुरुजी कहाँ कहाँ खर्च नहीं होती, तो संस्कृत में दोस्तों एक लिंग होता है। संस्कृत में एक होता है गुरुजी लोग लिंग। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। संस्कृत में एगो हम सिलेबस में पढ़ेंगे दोस्त वचन, एक वचन होता है, एक द्विवचन होता है और एक बहुवचन होता है। संस्कृत में दोस्तों एगो विभक्ति होती है और विभक्तियाँ होती है गुरुजी 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यानी कोई अव्यय पूछे ना, न व्ययः इति अव्ययः, जो चीज़ें खर्च नहीं होती उन्हें अव्यय कहते हैं। कोई पूछे कि कहाँ खर्च नहीं होती, तो बोलोगे कि जो शब्द किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में और किसी भी विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता, मतलब ज्यों का त्यों रहता है, उन्हीं शब्द को हम अव्यय कहते हैं। माने अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में और किसी भी परिवर्तन में अपने रूप का परिवर्तन नहीं करते। दोस्तों जब परिवर्तन नहीं होगा तो अव्यय का एगो निष्कर्ष जान लो, शब्द जो शब्द अव्यय होते हैं वह हमेशा नपुंसक लिंग के होते हैं। याद रखना, जो शब्द अव्यय होते हैं वह हमेशा दोस्तों कौन लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। अव्यय शब्द हमेशा कै वचन के होते हैं, एक वचन के होते हैं। और अव्यय शब्दों में बताओ कौन सी विभक्ति होती है, तो अव्यय शब्दों में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। आप ऐसे कह लो कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी वचन में बदलते नहीं। तो बताओ कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा तो पहले एक वचन में हुआ होगा, और जब एक वचन से कभी परिवर्तन ही नहीं रहेगा तो जिंदगी भर एक वचन का होगा। माने अव्यय शब्दों में हमेशा एक वचन होती है, अव्यय शब्दों में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और अव्यय शब्दों में हमेशा नपुंसक लिंग होता है। अब आप ये सोच रहे होगे दोस्तों कि सर जी तो हेडिंग डाले हैं अव्ययी भाव समास और पढ़ाने लगे अव्यय, इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्त कि भाई अव्ययी भाव समस्या क्लियर हो जाए। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी विभक्ति में, किसी भी लिंग में और किसी भी वचन में अपने रूप का परिवर्तन नहीं करते, अर्थात ज्यों का त्यों रहते हैं। अतः निष्कर्ष निकला कि अव्यय शब्द हमेशा नपुंसक लिंग के होते हैं, अव्यय शब्द हमेशा एक वचन के होते हैं,
अव्यय शब्द हमेशा प्रथमा विभक्ति के होते हैं। एक बड़ा बेहतरीन जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ। आप लोगों ने एगो शब्द सुना होगा दोस्त, गंगा। गंगा जो शब्द होता है ना, ये स्त्रीलिंग का है। गंगा में एगो अव्यय शब्द जोड़ दिए तो शब्द बन गया उपगंगा, और नपुंसक लिंग में बनाओगे तो उपगंगम बन गया। अब कोई पूछे कि उपगंगम में कौन सा लिंग है, यहीं पर खेला खेलना है मित्रों। उपगंगम में कौन सा लिंग है, तो साधारण बुद्धि के लड़का लड़की सोचेंगे कि गंगम मने गंगा माता और माता मने स्त्रीलिंग, तो लड़का मार के आएगा उपगंगम मने स्त्रीलिंग, यही धोखा होगा। गंगा शब्द था स्त्रीलिंग, लेकिन जैसे ही उप लगा, उप अव्यय होता है, और जेकर संघे लग जाता है उसको भी अव्यय बना देता। माने गंगा पहले स्त्रीलिंग का था, जैसे ही इसमें अव्यय लगा ये भी शब्द बन गया नपुंसक लिंग। माने जिन जिन शब्दों में अव्ययी भाव समास होगा वे सभी के शब्द, सभी शब्द नपुंसक लिंग के होंगे। वे सभी के सभी शब्द एक वचन के होंगे। वे सभी सभी शब्द बताओ कौन सी विभक्ति के होंगे, प्रथमा। अव्ययी भाव समास के जितने उदाहरण हैं, हाल फिलहाल मैंने लिखा है, प्रतिदिनम, उपकृष्णम, अनुरूपम, अतिहिमम, यथाशक्ति, निर्मच्छिकम, प्रत्यक्षम, अनुविष्णु, अतिनिद्रम, सुमद्रम, उपनगरम, ये सभी में ना दोस्तों अव्ययी भाव समास है, और इनमें एगो अव्यय लगा है। सीधे सीधे जान जाओ कि जिन शब्दों में अव्यय लगा होता है, वो चाहे पुल्लिंग के हों चाहे स्त्रीलिंग के हों, उससे नहीं मतलब। जैसे ही अव्यय लग गया वह कौने लिंग में चला जाएगा, नपुंसक लिंग। माने सभी उदाहरणों में से कोई भी उदाहरण आ जाए और लिंग पूछे तो बोलोगे नपुंसक लिंग, वचन पूछे तो बोलोगे एक वचन, और विभक्ति पूछे तो बोलोगे प्रथमा विभक्ति। मतलब हम आपको निष्कर्ष ये बता रहे हैं ना दोस्तों कि जो अव्यय शब्द होते हैं या अव्ययी भाव के जो समास के शब्द होते हैं वे हमेशा प्रथमा विभक्ति, एक वचन और लिंग के नपुंसक होते हैं। मैं आपको अभी अव्यय पढ़ा रहा हूँ, अब हम आपको अव्ययी भाव पढ़ा रहा हूँ। अव्ययी भाव समास में जो पहला शब्द होता है ना दोस्त, उस संज्ञा होता है। जैसे ही संज्ञा से पहले अव्यय जुड़ेगा ना तो कौन भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब देखो मैंने अव्ययी भाव समझाते हुए आपको मैंने बताया है कि अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा होता है, और अर्थ के दृष्टि से पूर्व पद या अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है। अब और हिंदी और संस्कृत में हमारे सारे मित्र जैसे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एगो समस्त पद दिया होगा मित्रों और पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। 95% मौक़ों पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं, शब्द दिया होता है और पूछेगा मित्रों को कौन सा समास है। यह कला मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये कला सीखना है तो लड़का लड़की को पहले अव्यय समझना। अव्यय मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी विभक्ति में ज्यों का त्यों रहें, अपने रूप का परिवर्तन न करें, उन्हीं को अव्यय कहते हैं। और मान लो परिभाषा नहीं आ रही है तो सुन लो, अव्यय शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं, हमेशा एक वचन में होते हैं, हमेशा प्रथमा विभक्ति में होते हैं। अब कोई पूछे कि बताओ अव्यय के अंतर्गत कितनी चीज़ें होती हैं या अव्यय कितने प्रकार के होते, तो बोलोगे 4। पहला अव्यय का नाम होता है उपसर्ग। अगर ये समझ गए तो समास आ गया दोस्तों, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आप लोगों ने उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितना पढ़ा है? 22। कोई पूछे कि बताओ परिवार में कौन उपसर्ग है, बोलोगे परि। कोई पूछे कि परिचर्चा में कौन उपसर्ग है, बोलो परि। कोई पूछे कि प्रकार में कौन उपसर्ग है, बोलोगे प्र। कोई पूछे सुपुत्री में कौन उपसर्ग, बोलोगे सु। कोई आमरण में उपसर्ग पूछे तो बोलोगे आंग। कोई निर्मच्छिकम में उस पर बोलोगे तो बोलोगे निर। कोई दुस्साहस में अगर उपसर्ग पूछे बोलोगे दुस।
माने उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। और ऐसे उपसर्गों की संख्या 22 होती है। मुझे यकीन है मित्रों कि आप उपसर्ग आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। दूसरा का नाम है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संस्कृत में एगो गाना है, हम आपको सुनाते हैं। मंदम मंदम मम जीवने आगच्छ। इसका मतलब है कि आगच्छ मने आओ, मम मने मेरे, जीवने मने जीवन में, मंदम मंदम मने धीरे धीरे। आप लोग गाना समझ गए होंगे। इसमें क्रिया कोई पूछे तो बोलोगे आगच्छ, आना कैसे है, धीरे धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता है ना, तो वही शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब कोई पूछे कि बताओ उपसर्ग और क्रिया विशेषण किसके भेद है, तो बोलोगे अव्यय के। मतलब हम आपको ये समझाना चाहते हैं दोस्त ना कि जितने उपसर्ग होते हैं, जितने क्रिया विशेषण होते हैं, वाकई में इका होते हैं अव्यय। और कौनों शब्द से पहले दोस्त अव्यय समझ में नहीं आ रहा है तो इतने समझो, किसी शब्द से पहले तुमको क्रिया विशेषण दिखाई दे, कौनों शब्द से पहले तुमको उपसर्ग दिखाई दे, तो सोच लेना वो क्या है, अव्यय। और जैसे ही अव्यय दिखाई दे परीक्षा में मार कराओगे कौन समास, अव्ययी भाव समास। और मित्रों मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अव्यय के 4 गो अंतिम मात्रा गुरु मंत्र बता रहा हूँ, अगर सुनना हो मित्रों तो सुन लो। आज के बाद ना हिंदी का समास गड़बड़ाएगा न संस्कृत का समास गड़बड़ाएगा, बस ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि भैया अव्यय के 4 गो भेद होते संस्कृत में, उसमें सिर्फ 2 ही को जान लिए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहले भेद का नाम कौन चीज है, उपसर्ग। आप लोग बीएड और बीटीसी किए हैं तब न टेट की तैयारी कर रहे हो और सुपर टेट की, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि तुमको उपसर्ग आ रहा है। जैसे परिचर्चा में कोई उपसर्ग पूछे तो क्या बोलोगे, परि, और प्रमाण में कोई पूछे तो क्या बोलोगे, प्र। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और लगकर अर्थ में क्या कर देते, परिवर्तन। और दूसर मित्र देखो, हाई क्रिया विशेषण है ना, विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता को बताए, और क्रिया की विशेषता को जो बताए उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। हिंदी बतावत हैं, अगर हम आप लोगों से कहें कि वह अचानक मर गया और तो से पूछूं कि बताओ इसमें क्रिया क्या है, तो आप लोग कहो कि गुरुजी इसमें क्रिया मर गया है, और मरने की विशेषता क्या है, अचानक। माने अचानक शब्द कौन है, क्रिया विशेषण। अब हम आपको असली खेला बता ही रहा हूँ। जब कौनो समस्त पद देकर समास पूछे ना, और ओकर पहला पद बताओ का है, उपसर्ग हो, और पहला पद बताओ का हो, क्रिया विशेषण, तो बताओ ये किसके घर के हैं, अव्यय के। मतलब उपसर्ग भी अव्यय होता है, मतलब क्रिया विशेषण भी अव्यय होता है। और जब पहले अव्यय आ जाता है तो समास का नाम कौन सा होता है, अव्ययी भाव। उदाहरण में स्पष्ट हो जाओगे। चलो देखते हैं, आप लोग भी गुरुजी कुछ लोग आ गए हैं, बताइएगा। पहले शब्द का नाम है प्रतिदिनम, दिया है ना प्रतिदिनम। प्रति में कोई उपसर्ग बता सकते हो का आप लोग, प्रति। और गुरुजी उपसर्ग किसके घर का है, अव्यय का। माने जितने उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, अव्यय। और जब पहले अव्यय दिखाई दे तो कौन सा समास मार के आएंगे, अव्ययी भाव समास। फिर से समझो, चिल्ला के बोल रहे हैं कि उपसर्ग दिखाई दे पहले, क्या दिखाई दे, उपसर्ग दिखाई दे। तो हिंदी और संस्कृत दोनों में कौन सा समास मारना है, अव्ययी भाव समास। तो देखो प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय। और जैसे ही पहले अव्यय दिखाई दे समास का नाम कौन सा है, अव्ययी भाव समास। हिंदी और संस्कृत दोनों का टेट आप हल कर डालो। देखो प्रतिदिनम 2-4 बार दिया है। प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास इसलिए दोस्तों कि प्रतिदिनम का पहला शब्द प्रति है, वह उपसर्ग होता है, और उपसर्ग इनडायरेक्टली क्या होता है, अव्यय। इसीलिए समास का नाम कौन है, अव्ययी भाव समास। आप सभी गुरुजी लोग बोलिएगा, ये उपकृष्णम है। बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। और उपसर्ग दोस्तों क्या होता है, अव्यय। और पहला शब्द अव्यय तो समास का नाम
अव्ययी भाव समास। हाई देखो अनुरूपम दिया है आप लोगों ने, अनुधन सार बराबर अनुसार, अनुधन कास बराबर अनुकास, अनुधन चर बराबर अनुचर। अनु नाम का उपसर्ग होता ना, अनु उपसर्ग है और उपसर्ग होता है अव्यय, इसीलिए कवन भाव, अव्ययी भाव। इसमें देखो कवन उपसर्ग है, अति। इसमें बताओ ये क्रिया विशेषण है, ये कवन विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो यथा हो गया। निर्मच्छिकम में निर नाम का उपसर्ग है, कौन उपसर्ग है, निर नाम का। और बताओ प्रत्यक्षम में प्रतिधन अक्षम, कौन उपसर्ग है, प्रति। और बताओ अनुविष्णु में कौन उपसर्ग है, अनु। और बताओ अति निद्रम में कौन उपसर्ग है, अति। सुमद्रम में कौन उपसर्ग है, सु। उपनगरम में कौन उपसर्ग है, उप। उपसर्ग दिखाई दिया संस्कृत में मेरे मित्रों। जब शब्द से पहले, जब समस्त पद से पहले आपको गुरुजी क्या दिखाई दे, उपसर्ग। तो उपसर्ग बताओ किसका भेद होता, अव्यय का। तो जिसका पहला पद अव्यय हो समास का नाम का होगा, अव्ययी भाव। अच्छा, चूंकि मित्रों मैंने कहा था कि ये तो मैं संस्कृत का अव्ययी भाव समास समझाया आपको, 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना। एगो हम हिंदी का थोड़ा सा समास, कभी कभी मित्रों एगो क्वेश्चन आ जाता है कि भर पेट में कौन सा समास है, भर पेट। मैं आपको बताना चाहता भर पेट में कौन समास है। अगर कोई पूछे कि भर पेट में कौन समास, हालांकि ये संस्कृत में नहीं आएगा, हिंदी में आएगा। तो जैसे हम बोलूं आपको कि हमें भर पेट खाना चाहिए, तो क्रिया बताओ, खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, भर पेट। माने ये क्रिया का क्या है, विशेषता। और क्रिया की विशेषता को क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किसका भेद होता है, अव्यय का। तो कौन समास हो गया, अव्ययी भाव। मैं बोलूं हाथों हाथ, क्या बोलूं गुरुजी, हाथों हाथ। लड़का को नौकरी मिली और लड़का हाथों हाथ बिक गया। क्रिया क्या है बताओ, बिक गया। और बिकने की विशेषता क्या है, हाथों हाथ। तो हाथों हाथ कौन शब्द है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है, अव्यय। इसलिए हाथों हाथ में कौन समास। मैं कहूँ कि वह अचानक मर गया, क्रिया क्या है, मर गया। और विशेषता क्या है, अचानक। तो अचानक कौन शब्द है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसका भेद होता है, अव्यय का। तो समास का नाम कौन है, अव्ययी भाव समास। ये आपको समझ में आया। मैं इसका विग्रह करूं उससे पहले मैं आपको कुछ एगो इसका अपवाद का नियम बता दूं दोस्तों। विशेष नियम होता है अव्ययी भाव समास का, एगो विशेष नियम होता है दोस्तों। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अव्ययी भाव समास का एक विशेष नियम होता है। दोस्त उस विशेष नियम का सूत्र है नदी भी च। कौन च, नदी भी च। ये सूत्रवा कहता है कि पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी नदी का बताओ क्या हो, नाम हो। पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद किसी नदी का नाम हो, तो द्विगु समास जैसन दिखेगा, लेकिन समस्या कौन रहेगा, अव्ययी भाव। जैसे में हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है पंचगंगम। हमने उदाहरण लिखा है दोस्तों, कौन गंगम, पंचगंगम। गंगम माने कौन नदी, गंगा नदी। और पंच माने कौन चीज, 5। तो पंच माने 5 कौन वाची है, संख्यावाची है। और गंगम माने कौन नदी, गंगा नदी। माने 5 गंगा नदियों का समूह। जो नहीं पढ़े रहेगा वह द्विगु मार कर आएगा। और मित्रों आप सभी कौन भाव मारिएगा, ये नदी भी चा सूत्रवा क्या करता है ना कि पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद किसी नदी का नाम हो, तो तुह के द्विगु जैसन दिखाई देगा, लेकिन समास का नाम का मारोगे, अव्ययी भाव। का मारोगे, अव्ययी भाव। गुरुजी आप बता सकते हो अगर आ रहा हो तो। द्वियमुनम बताऊं, क्या बताऊं, द्वियमुनम। द्वि माने कितने, 2। और यमुनम माने कौन नदी, यमुना नदी। द्विगु जैसन दिखाई देगा, लेकिन समास का मार कर आओगे, बोलिए चतुर रावी। बोलूं, क्या बोलूं, चतुर रावी। चतुर माने
4 और अपने देश में एगो नदी बहती है कवन रावी, तो के द्विगु लगेगा, लेकिन आप कवन समास मारिएगा। आपको समझ में आ रहा है? अब मैं आपको विग्रह करने का ढंग बता रहा हूँ मित्रों। यूपी टेट और आपका जो आगामी सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है जूनियर, आज से 10 दिन बाद, ऐसे सभी विद्यार्थियों को मेरे आशीर्वाद स्वरूप कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 90-95% अवसरों पर हिंदी और संस्कृत में इसका समस्त पद दिया रहेगा और पूछेगा कौन समास है। तो मित्र समय नहीं होगा तो अव्ययी भाव समास को ऐसे समझिएगा कि पहला शब्द उपसर्ग हो या पहला शब्द क्रिया विशेषण हो, ये दोनों अव्यय के भेद होते हैं। माने पहला शब्द अव्यय हो तुरंते कवन समास मार दीजिएगा, अव्ययी भाव समास। और एगो जो अपवाद का नियम है जिसकी आने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी नदी का हो, नाम हो, तो के द्विगु जैसन लगेगा, लेकिन कवन भाव मारोगे, अव्ययी भाव मारोगे। और अव्ययी भाव तो ये हो गया दोस्तों। थोड़ा सा हम इसके उदाहरण पर, इसका विग्रह करने पर ध्यान देंगे। हालांकि अब श्यामपट पे जगह नहीं बच रहा है तो मैं लिखूंगा नहीं मित्रों, लेकिन जब आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। आप लोग उसका समास विग्रह लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। और एक मैं बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको उदाहरण बताऊँगा, आप लोग करिएगा। पहला है प्रतिदिनम। अब कोई पूछे कि प्रतिदिनम में कौन समास है, तो प्रति उपसर्ग है ना, मार दिया वैभाव समास, काम खत्म। और कोई विग्रह करने को पूछे तो बताओ प्रतिदिनम का मतलब प्रत्येक दिन होता है ना, तो तुम कहना दीनम दीनम प्रति। प्रत्येकम का विग्रह का बोलोगे भैया, दीनम दीनम प्रति। और प्रतिगृहम का बोलोगे गृहम गृहम प्रति। प्रत्यक्षम का बोलोगे अक्षम अक्षम प्रति। दूसरा का उदाहरण है दोस्तों उपकृष्णम। उप नाम का जो उपसर्ग या अव्यय होता है ये समीप के अर्थ को देता है। तो कृष्णम उप मने कृष्ण के समीप, अनुवाद करोगे तो कृष्णस्य समीपम। उपकृष्णम का विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम। उपनगरम का विग्रह होगा नगरस्य समीपम। उपशैलेशम का विग्रह होगा शैलेशस्य समीपम। उपगंगा का विग्रह होगा गंगाया समीपम। उपगंगा में इम्पोर्टेंट है, क्या होगा, गंगाया समीपम। आगे देख दोस्तों, अनु उपसर्ग है जो योग्यता का अर्थ देता है, पीछे का अर्थ देता है, तो हाल फिलहाल अनुरूपम। जब लड़का लड़की का ब्याह होता है तो अनुरूप बात की जाती है। लड़का लड़की अनुरूप खोजे जाते हैं, मने रूप के अनुसार खोजे जाते। तो अनुरूपम मने हुआ रूप के अनुसार। अनुवाद कर दो रूपस्य योग्यम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में बैठा लो। अनुरूपम का विग्रह पूछे तो क्या मारोगे, रूपस्य योग्यम बोल सकते हो आप, रूपस्य योग्यम। अनुरूपम समास विग्रहम कुरु, का होगा रूपस्य योग्यम। का योग्यम, रूपस्य योग्यम। आगे है मित्रों अति हिमम। अति मने बहुते ज्यादा, हिमम मने बर्फ, मने हिमस्य अत्ययः। का बोलोगे, हिमस्य अत्ययः। अतिरोगम रोगस्य अत्ययः। अतिहिमम हिमस्य अत्ययः। अतिरोगम रोगस्य अत्ययः। आप नोट्स बना लीजिएगा। और देखो दोस्तों, यथाशक्ति, गांव में बच्चे डायलॉग मारते हैं, इच्छा अनुसार दे दा, तुहार जितना सामर्थ्य है उतना दे दा। यथाशक्ति का मतलब इच्छा के अनुसार। बड़ा इंपॉर्टेंट विग्रह नोट करो। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति का होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। यथा भक्ति का होगा भक्तिम अनतिक्रम्य। यथा धनम का होगा धनम अनतिक्रम्य। यथा विद्या का होगा विद्या अनतिक्रम्य। और उसके मित्रों निर्मच्छिकम है, जहाँ मक्खी ना हो उसी को निर्मच्छिकम। निर उपसर्ग अभाव का अर्थ देता है, तो मच्छिकाणाम अभावः। मच्छिकाणाम अभावः, जहाँ मक्खियों का अभाव है उसको निर्मच्छिकम कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर फिर लिखा गया है प्रत्यक्षम।
प्रत्यक्षम का मतलब होगा अक्षम, अक्षम प्रति। प्रत्यक्षम का मतलब होगा अक्षम, अक्षम प्रति। और अनु विष्णु, अनु यहाँ पर योग्यता का अर्थ दे रहा है। तो दोस्तों यही अनु बाद में पीछे का अर्थ देता है। तो अनु का मतलब पीछे और विष्णु माने विष्णु के पीछे। तो जब विग्रह करोगे तो विष्णोः पश्चातः, विष्णोः पश्चातः, अनु विष्णु का विग्रह लिख लेना, विष्णोः पश्चातः। अति निद्रम, जब परीक्षा आती तो लड़का डायलॉग मारते हैं हमें बहुत नींद आ रही है, संस्कृतिया वाला उसी को अति निद्रम कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मतलब असफलता तुम्हारे पास आ रही है, और इसका विग्रह करोगे, निद्रा संप्रति न युज्यते। अति निद्रम का विग्रह होता है दोस्तों, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा मने नींद, संप्रति मने इस समय, न मने नहीं, युज्यते मने उचित है। जब नींद उचित नहीं है तो क्या बोला गया, अति निद्रम। अति निद्रम का विग्रह पूछे तो निद्रा संप्रति न युज्यते। और सुमद्रम दिया है मित्रों, इसका विग्रह करोगे तो मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। और दोस्तों यहाँ पर उपनगरम है, नगरम मने नगर के, उप का अर्थ होता है समीप, मने नगर का समीप। विग्रह करोगे नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम। हालांकि मित्रों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको समास एक एक करके वीडियो दूंगा, तो पिछले क्लास में मैंने समास का व्याख्या आप लोगों को समास का संक्षिप्त जानकारी दिया था। और आज के क्लास में आपके पास शाम तक जब भी वीडियो ये जाए, समास का नाम है अव्ययी भाव समास। अगर मित्र कोई देर से ये वीडियो देख रहा है तो उनका मेरा आशीर्वाद समझ के 2 को दिमाग में बैठा लेना, इतने से नंबर मिल जाएगा, तो ज्ञानी हो चाहे ना हो। जब पहला शब्द अव्यय देख लेना, और दोस्त तुमको अव्यय समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो उपसर्ग। जब पहला शब्द उपसर्ग देख लेना, पहला शब्द तुम क्रिया विशेषण देख लेना, तो बताओ कौन सा समास मार कर आओगे, अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से शब्द दिए होंगे और पूछेगा समास, तो देखो सबसे पहले उपसर्ग लगे हुए हैं कि नहीं, और उपसर्ग लगे रहे तो कुछ दूसरा सोचना नहीं है। कौन समास मार कर आना है, अव्ययी भाव समास। कौन समास मार के आना है, अव्ययी भाव समास। गुरु जी को बुलाइए, कौन समास मारना है, अव्ययी भाव समास। तो मित्रों मैं तो कह रहा हूँ कि एक दिन में एक ही समास, एक दिन में एक ही समास हम सबको पढ़ना चाहिए। आप सभी को मैं तो यही कहूँगा कि मतलब ये सब याद रखिएगा। साधुवादम, धन्यवाद, नमो नमः।